तो रुपए को लेकर आजकल खूब बातें हो रही हैं ना। ये डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और ये इतना जरूरी क्यों है। ये है वो नंबर जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, 91.01। मतलब $1 के लिए अब देने होंगे 91 रुपए से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बॉस, ये एक तरह का माइलस्टोन भी है और एक वार्निंग साइन भी। चलिए देखते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। तो चलिए इस नंबर के पीछे की पूरी कहानी को खोलते हैं। और ये सिर्फ ट्रेडर्स या इकोनॉमिस्ट्स के लिए नहीं है, ये कहानी सीधा असर डालती है कि कंपनियां कैसे चलती हैं और आखिर में हम सबकी जेब पर क्या असर पड़ता है। देखिए, ये गिरावट कोई एक रात में नहीं हुई है। ये तो दशकों से चल रही एक कहानी का, समझिए, एक नया चैप्टर है। जरा सोचिए, साल 2000 में $1 के लिए सिर्फ 46 रुपए लगते थे। 2014 तक ये आंकड़ा 58 पर पहुंचा और आज हम 91 पर खड़े हैं। ये एक धीमी लेकिन लगातार गिरावट है जिसने अब जाकर रफ्तार पकड़ ली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर रुपया गिर क्यों रहा है? इसका जवाब न वो ग्लोबल और हमारे अपने देश के मतलब लोकल दोनों तरह के दबाव में छिपा है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ये ना एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है, मतलब सारी मुश्किलें एक साथ आ गई हैं। बाहर की दुनिया में देखें तो अमेरिकी डॉलर एकदम पावर हाउस बना हुआ है और बाकी सारी करेंसीज को नीचे खींच रहा है। ऊपर से ट्रेड को लेकर जो टेंशन है और जिस तरह से इन्वेस्टर्स चीन जैसे दूसरे मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं, वो भी एक वजह है। और फिर हमारे अपने घर में क्या हो रहा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम, जिससे एक बहुत बड़ा व्यापार घाटा हो गया है। और जब विदेशी निवेशक घबराकर अपना पैसा निकालने लगते हैं तो रुपये पर प्रेशर और भी बढ़ जाता है। $18 बिलियन। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। कल्पना कीजिए कि इतना सारा पैसा हमारे इंडियन मार्केट से बाहर जा रहा है। ये इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो रुपये बेच रहे हैं और डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे डॉलर की डिमांड तो आसमान पर पहुंच गई है और रुपये की कीमत जमीन पर। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्यों हो रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो क्या मतलब इसका असर क्या होता है? देखिए, कमजोर रुपए का मतलब सबके लिए बुरी खबर नहीं है। कुछ के लिए तो ये एक तरह का वरदान है और दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें फायदा होता है, विनर्स की। सबसे ऊपर है हमारा आईटी सेक्टर। क्यों? क्योंकि उनकी सारी कमाई डॉलर्स में होती है, जो रुपए में बदलने पर ज्यादा हो जाती है। सिंपल। इसी तरह जो ऑटो पार्ट्स और गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें भी फायदा होता है। और वो सेक्टर्स जो इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंट हैं, जैसे हमारे फूड एक्सपोर्टर्स, वो भी इस सिचुएशन में फायदे में रहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ सेक्टर्स की तो हालत खराब हो जाती है, जैसे एविएशन इंडस्ट्री। उनकी 60 से 65% लागत, मतलब एयरक्राफ्ट की लीज, फ्यूल, ये सब डॉलर में होता है। तेल कंपनियां जो कच्चा तेल बाहर से मंगाती हैं, उनकी लागत बढ़ जाती है। और टेक्सटाइल और लेदर जैसे सेक्टर्स जो कच्चा माल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट से जो भी फायदा होता है ना, वो इस बढ़ती लागत के सामने खत्म हो जाता है। अच्छा, हम अक्सर ये सुनते हैं ना कि कमजोर करेंसी एक्सपोर्ट के लिए अच्छी होती है। खैर, मामला हमेशा इतना सीधा नहीं होता। जैसा कि ये रिसर्च बताती है, जब हमारे एक्सपोर्टर्स खुद अपने कच्चे माल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर होते हैं, तो कमजोर रुपया असल में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इंपोर्ट की लागत इतनी बढ़ जाती है कि एक्सपोर्ट से होने वाला कोई भी फायदा वो खत्म हो जाता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि भारत अपनी करेंसी को मैनेज कैसे करता है। ऐसा नहीं है कि इसे पूरी तरह से मार्केट के भरोसे छोड़ दिया गया है, इसके पीछे एक सोची समझी प्रणाली काम कर रही है। तो भारत एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट। इसे ऐसे समझिए जैसे नदी में एक नाव है। ज्यादातर समय नदी का बहाव यानी मार्केट नाव को अपने साथ ले जाता है, लेकिन अगर बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो आरबीआई यानी हमारा सेंट्रल बैंक बीच में आता है और नाव को स्थिर करने की कोशिश करता है। तो ऑफिशियल पॉलिसी तो मैनेज्ड फ्लोट है, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि असल में भारत रुपए को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक खास दायरे में रखने की कोशिश करता है। इसी को डी फैक्टो पेग कहते हैं, मतलब बिना घोषणा किए डॉलर से जोड़ के रखना। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, डेटा खुद ये कहानी बताता है। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये जो लाल लाइन है, ये दिखाती है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कितना ऊपर नीचे होता है। देखिए, ये काफी हद तक सीधी है ना। इसका मतलब आरबीआई चीजों को शांत रख रहा है। अब जरा नीली लाइन देखिए, ये यूरो के मुकाबले रुपए की अस्थिरता है।
ये तो पूरी तरह से ऊपर नीचे मतलब वॉलेटाइल है। इससे साफ पता चलता है कि आरबीआई के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही क्लासिक इकोनॉमिक पहेली की तरफ ले जाता है, जिसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहते हैं। सोचिए, आपके पास 3 चीजें हैं जो आपको चाहिए। एक स्थिर करेंसी, देश में पैसा आसानी से आए और जाए, और अपनी ब्याज दरें खुद तय करने की आज़ादी। अब सिद्धांत ये कहता है कि आप एक ही समय में ये तीनों चीजें नहीं पा सकते। आपको कोई 2 चुननी पड़ेंगी। भारत ने क्या चुना है? डॉलर के साथ स्थिरता और कैपिटल का फ्री फ्लो। इसका मतलब यह है कि उसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर थोड़ा नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? चलिए अब कुछ संभावित पॉलिसी रिस्पॉन्स और भविष्य की तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं। तो भारत इस सिचुएशन से निपट कैसे सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये आग बुझाने जैसा काम है। आरबीआई अपने डॉलर के भंडार में से कुछ डॉलर बेचकर मार्केट को शांत कर सकता है, रुपये को और गिरने से रोक सकता है। लेकिन ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। असली समाधान तो लॉन्ग टर्म में है। हमें एक ऐसी मजबूत इकोनॉमी बनानी होगी जो इंपोर्ट पे कम और एक्सपोर्ट पे ज्यादा निर्भर हो। और हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो यहाँ लंबे समय तक टिके, न कि जरा सी मुश्किल आते ही भाग जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि कमजोर रुपया एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमारे एक्सपोर्टर्स की मदद कर सकता है और देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये इंपोर्ट्स को महंगा बना देता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और विदेशी कर्ज का बोझ भी बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने वाला खेल है। और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, भारत को अपनी करेंसी के लिए क्या चुनना चाहिए? स्थिरता या फिर दुनिया के बदलते हालात के साथ एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और आने वाले समय में हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की आर्थिक तकदीर तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।